हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। देखो यार, 11th आपका हो गया है अब ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है ना। और जो अभी जो फेब का जो मंथ बचा हुआ है ये भी अब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और आप 11th से पहुंच जाएंगे 12th में। बहुत लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं 11th में फाइनल वाले, और बहुत लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। सो इसका मतलब अब यार ये है कि अब आप पहुंचने वाले हो 12th में। और जितना आपने मस्ती करनी थी, जितना आपको टाइम पास करना था 11th में, जिन्होंने पढ़ाई की नहीं है सही से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 11th उनके लिए ऑलमोस्ट पूरा 11th ही उनका बैकलॉग हो गया है। ठीक है ना। तो मैं यार आपसे कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पढ़ाई ठीक ठाक करी है वो, और जिन्होंने पढ़ाई ठीक ठाक नहीं की है वो, उन दोनों को एक मेरा मैसेज ये है कि यार देखो, जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रखी है पहले से 11th की और वो 12th में आने वाले हैं, उनके लिए बस एक ही बात है कि वो एक काम करें। यदि उन्होंने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं अभी तक, जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, तो वो क्या करें कि पीवाईक्यू अपने बनाना शुरू करें, पीवाईक्यू लगाएं अच्छे से, और नोट्स को रिवाइज करें बहुत अच्छे से, ताकि आप 12th में जब पहुंचे तो 11th की चीजें कोई भी ऐसी ना रह जाएं जो आपने पहले उनकी पीवाईक्यू ना की। अब बात करते हैं वो लोग जिन्होंने 11th को, पूरी 11th को बैकलॉग कर लिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आधा 11th बैकलॉग किया है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके 2 से 3 यूनिट बैकलॉग होंगी। तो कुछ फिजिक्स में, कुछ केमिस्ट्री में और कुछ मैथ में रही होंगी। ठीक है ना। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी चीजें बैकलॉग में चल रही हैं, मैं उनको एक बात ये कहूंगा कि यार जो भी आपके बैकलॉग से थ्योरी वाले, ठीक है ना, पीवाईक्यू तो आपने नहीं की होंगी क्योंकि आपने थ्योरी नहीं की। तो आपको क्या करना है कि कोई भी बैकलॉग लेके 12th में एंटर नहीं करना है। 12th शुरू करने से पहले पहले आप अपने बैकलॉग्स क्लियर जरूर और जरूर पूरे कवर कर लेना यार। ठीक बात है क्या। बहुत बढ़िया। अब आपको एक पीछे एक पोस्टर दिख रहा है जहां पे लिखा है जेई का जुनून। तो ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज उन्हीं के लिए है जिनके अंदर जुनून है जेई के लिए, कि यार जेई मुझे अच्छा करना है। मेन और एडवांस दोनों बहुत अच्छे करने हैं। ठीक बात है क्या। 2024-25 जिनको 25 में जेई का एग्जाम देना है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीओसी से। खासकर से वो सारे के सारे स्टूडेंट जो अभी 11th में हैं और अभी उनके एग्जाम या तो चल रहे हैं या फिर फाइनल एग्जाम उनके होने वाले हैं। ठीक बात है क्या। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इसलिए स्टार्ट करा रहा हूं क्योंकि यही वो पोर्शन है जो पूरे 12th में आपको काम आने वाला है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, बिना इनके आप 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो इसीलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं किससे यार, जीओसी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और यार इसमें एक एक बात आपको एकदम बेसिक से डिटेल में बताते हुए चलूंगा। सो आपको बिल्कुल परेशान इसमें होना नहीं है। बस आपको करना क्या है कि आप पूरे लेक्चर को अच्छे से समझो, देखो, और उसके बाद क्या करो कि क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करो ताकि ये चीजें बैकलॉग ना बन जाए। देखो यार, बैकलॉग केवल वो नहीं है जो आपने पढ़ लिया या आपने नहीं पढ़ा। ठीक है ना। बैकलॉग वो सारी की सारी चीजें हैं जिनके आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं। ये बात हमेशा यदि आप याद रखोगे तो चीजें बहुत बेहतर आप कर ले जाओगे। बैकलॉग जो स्टूडेंट केवल उस चीज को मानते हैं कि सर उनका कोई टॉपिक छूट गया था, या सर बैकलॉग में उसको मानता हूं कि जो मैंने लिखा नहीं कॉपी में अपनी, ठीक है ना, वो केवल बैकलॉग नहीं होता। तो बैकलॉग की डेफिनेशन इतनी नहीं है केवल। बैकलॉग वो भी चैप्टर हैं आपके जिनको आपने लिखा है लेकिन आपने उसका एक भी पीवाईक्यू नहीं बनाया, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने नहीं बनाए, या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। तो जो चैप्टर आपको नहीं आते वो सब बैकलॉग है यार। जो आपको आते हैं वो अच्छे हैं। ठीक बात है क्या। चलो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यार जीओसी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्यों, मैंने आपको पहले बताया क्योंकि यही वो पोर्शन है जो आपको 12th में डायरेक्ट मिलने वाला है। तो मैं आपको ले चलता हूँ यार कहाँ पर, जीओसी पे ले चलता हूँ आपको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये स्लाइड आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि अब सर जीओसी हमें एक एक पोर्शन जीओसी का बहुत अच्छे से कवर करने की नीड है। तो क्या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले तो आप इस टर्म से एकदम अवेयर होंगे कि सर इसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों ही बोलते हैं हम लोग। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं भैया इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि सर यही वो पोर्शन है जहां हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक बेसिक फंडों को क्लियर करते हैं। ठीक बात है क्या। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्या है, दिल है, जान है, जहान है। जीओसी इज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यदि जीओसी को हटा दें तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। ठीक बात है क्या यार।
एक एक बात करते हैं यार। देखो यार, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? बेसिकली केमिकल सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया आज से 200 ईयर पहले, ठीक है ना। 200 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो लोगों ने, रिसर्च साइंटिस्टों ने रिसर्च करना शुरू किया, और उनका ऐसा मानना था कि यार जो केमिकल सब्सटेंस है वो दो दो टाइप के हैं, ठीक है ना। देखो जरा, केमिकल सब्सटेंस आपके दो टाइप के हैं। कौन कौन से भैया केमिकल सब्सटेंस है आपके? या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, या तो वो कंपाउंड आपके बेटा कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और या फिर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझो जरा, ये कब की बात मैं आपको बता रहा हूं? 200 ईयर एगो, 200 साल पहले साइंटिस्टों ने ये बात समझना स्टार्ट किया, रिसर्च करना शुरू की कि यार केमिकल सब्सटेंस दो टाइप के हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक बात है क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंस साइंटिस्टों ने उनको बोला, वो सारे के सारे सब्सटेंस, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हुए हैं। जरा समझना, फिर से मैं एक बात आपको रिपीट कर देता हूं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको बोला? वो कंपाउंड्स जो कहां से मिलते हैं मुझे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बेटा क्या होते हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुझे मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुझे मिल रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुझे मिल रहे हैं, नॉन लिविंग जैसे मिनरल्स वगैरह हैं आपके, जो नॉन लिविंग से मुझे जो कंपाउंड मिले उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल रहे हैं, ठीक बात है क्या? अच्छा, जरा इसकी जरा कहानी और जरा जरा आगे समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। मैं जरा इसको, हाँ अभी ठीक चल रहा है। देखिए यार, वाइटल फोर्स थ्योरी आई, ठीक है ना। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, जरा मैं आपको जरा वापस ले चलता हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि 200 ईयर पहले ये साइंटिस्टों ने डिस्कवरी शुरू की, अलग अलग साइंटिस्टों ने। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस, जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बोला कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा यार कि देखो जरा, इन्होंने एक थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT। और ये थ्योरी क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी इज अ थ्योरी मेड बाय साइंटिस्ट बर्जेलियस। देखो जरा, किसने दी बेटा ये? बर्जेलियस ने इस थ्योरी को दिया। इन विच अज्यूम दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली फॉर्म्ड इन लिविंग सेल्स। कहां से मिलते हैं यार? कह रहा केवल और केवल लिविंग सेल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुझे क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम इन लैब, इसे लेबोरेटरी में, लैब में नहीं बनाया जा सकता। किसका कहना था? बर्जीलियस का। और ये बात कब की है? आज से 200 ईयर एगो, ठीक है ना। 200 साल पहले ये बात कही गई, इसके द्वारा, बर्जिलियस के द्वारा। बर्जिलियस ने कहा देखो यार, यदि कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे कहां से, उसका सोर्स क्या है, सोर्स उसका है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जब लोगों ने इनसे पूछा यार कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या होता है, कह रहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? कह रहा एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो कह रहा गॉड ने बनाया यार, ठीक है ना। एक मिस्टीरियस फोर्स है, चमत्कारी फोर्स है, ठीक है ना। कैसा है ये? बहुत चमत्कारी फोर्स है, जो कह रहा है फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करता है, और उनसे हमें क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ये कहना किसका था? बर्जिलियस का। अब यार बर्जिलियस की बातें ठीक ठाक चल रही थी, और लोगों को इनकी बातों पर काफी यकीन हो रहा था, क्योंकि यही बात थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं, और नॉन लिविंग से हमें क्या मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं। लेकिन इनका एक स्टूडेंट, होलर, जिसने बर्जिलियस को ज्वाइन किया, ठीक है ना, और उसने क्या बताया, उसने कहा कि देखो सर, आप गलत हैं। आप जो सोच रहे हैं कि केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं, वो थ्योरी एकदम गलत है। तो ब्रेकडाउन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, और ये थ्योरी किसने बर्बाद कर दी? ये कोई और नहीं, जो ये साइंटिस्ट आपको दिख रहा है, ये साइंटिस्ट कोई और नहीं, ये था होलर। और ये बर्जेलियस का ही स्टूडेंट था। तो आपने ये जरा समझो, ये इतिहास गवाह है यार, कि हर एक स्टूडेंट ने आके अपने ही टीचर की बैंड बजा दी। जैसे कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा था,
कि रदरफोर्ड का स्टूडेंट कौन था? बोहर। तो रदरफोर्ड जो बातें नहीं बता पाया था वो बातें किसने आके बताई थी? बोहर ने। बिल्कुल सेम बात यह है कि बर्जेलियस को ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट किसने? होलर ने, और उनके साथ काम करता रहा। और कुछ दिन बाद इसने क्या कहा? इसने एक बात बताई, जरा समझो। इन 1828 Friedrich Hohler, a German chemist, prepared urea as the first organic compound in lab and broke vital force theory. और इसने क्या कर दिया कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको इसने लैब में बना दिया। जबकि बर्जीलियस का कहना था कि कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाया जा सकता, और इस बंदे ने वो काम करके दिखा दिया यार। अब ये क्वेश्चन आपसे बड़ा खास क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया, तो बेटा वो कौन सा था? यूरिया था। ठीक है ना? ये था अपना यूरिया। ठीक बात है क्या? यूरिया का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO होता है। मैं अभी इसका रिएक्शन भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो ये बात बेटा किसने बताई? बर्जेसलियस ने। और यही बात थी, क्योंकि ये काम किसने किया, सॉरी, ये काम किसने किया था? होलर ने। इसी वजह से होलर इज नोन एज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर किसको कहा गया भैया? होलर को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक यानी कि उसका फादर कहा गया। ठीक है ना? और इसने क्या किया, मैं जरा आपको रिएक्शन बता देता हूं। इसने क्या किया? इसने लिया अमोनियम साइनेट, NH4, NH4CNO। ये क्या है बेटा? ये है आपका अमोनियम साइनेट। और इसने अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट बेटा कैसा है? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना डाला? इसने हीट किया और इसको रीअरेंज कराया। ठीक है ना? बाय द रेजोनेंस रीअरेंज कराया, और इसने बना दिया NH2CO NH2। और यही क्या है? यूरिया। क्या बात है सर! ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बस यही थ्योरी थी जिसने आग लगा दी मार्केट में। क्योंकि अभी तक जो चीज इससे पहले बर्जिलियस कह रहा था, दुनिया को बता रहा था ये पॉसिबल नहीं है लैब में बनाना, उसने लैब में भी बना दिया। और होलर ने ये कारनामा भी कर दिया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से जो हमें मिल रही थी चीजें, उससे उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। और यही रीजन था कि होलर को बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहा गया। ठीक बात है क्या यार? अब ये बात खत्म हो गई, ये थ्योरी खत्म हो गई, टाइम चला गया। और इसके बाद केवल होलर नहीं, फिर तो मार्केट में लाइन लग गई एक के बाद एक। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इसके अलावा आप यदि उसमें देखेंगे एनसीईआरटी में, देखो यार एनसीईआरटी की बात क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि जितने भी जेई में क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं। और इस पूरी सीरीज में एनसीईआरटी अच्छे से अपन कवर भी कर रहे हैं। एनसीईआरटी के एक पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है ना? तो दो ही मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बता रहा हूँ जो अपन को एनसीईआरटी बता रहा है। वैसे तो और एन नंबर ऑफ कंपाउंड है अब तो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाए जा रहे हैं और बनाए जा सकते हैं आसानी से। ठीक है ना? तो आपको पता होगा कि यार कोलबे, एक साइंटिस्ट थे कोलबे, उसने क्या बना दिया? एसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड बनाया लैब में। CH3COOH, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कोलबे ने बनाया। और बर्थलेट, बर्थलेट एक साइंटिस्ट हैं, तो बर्थलेट ने क्या क्या बेटा बना दिया? मेथेन बना दिया लैब में, मेथेन बना डाला लैब में। तो ये आपको दो नाम इनको भी याद रखना है कि किसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया। तो होलर ने यूरिया, कोलबे ने एसिटिक एसिड, और बर्थलेट ने मेथेन बना डाला। और अब ये चर्चा बंद हो गई कि सर नॉन लिविंग और लिविंग वाली। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है यार? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट बनाया गया इसके बाद में कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है फिर फाइनली। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन है या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है। अब आप कहोगे सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं?
व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? सो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कितना प्यारा क्वेश्चन है भैया। हाइड्रोकार्बन देखो जरा। तो अब इसमें खुद ही हिडन है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन है। तो ऑल दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो सारे के सारे कंपाउंड जो केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेंट कर रहे हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं CH4 मेथेन, यदि ये आपका एल्केन है, हाइड्रोकार्बन के अंदर बेटा क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन एल्केन पढ़ते हैं, अपन एल्कीन पढ़ते हैं, ठीक है ना, अपन एल्काइन पढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये एल्केन एल्किन एल्काइन क्या होता है? अभी तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की, अब आप एल्केन एल्किन एल्काइन में आ गए, तो फिर आप लोग गधे हो, क्योंकि ये 10th क्लास में थोड़ा सा तो आपने ये पोर्शन पढ़ा होगा यार, कि एल्केन किसे कहते हैं, एल्किन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं। ठीक बात है क्या? ठीक बात है यार, देख लो। तो CH4 बेटा क्या है? मीथेन, एल्केन है अपना, ये CH4 एल्केन है। जैसे मैं आपसे और कह देता यार, CH3 ये क्या है? एथेन है। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन केवल कंटेंट करते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे एल्कीन की बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे और एक कंपाउंड ले लूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? एल्कीन है। एल्काइन की बात कर लो यार, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं कह दूं यहाँ पर CH3CH, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे एन नंबर ऑफ कंपाउंड आप बनाते जाओ, चेन बनती जाएगी। कैटनेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। अभी हम आगे भी इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक बात है क्या यार? चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो मेथेन हो गया, एथेन हो गया, और ये एथीन और ये सब चीजें आपको समझ में आ गई कि यार हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? यदि मैं कार्बन की वैलेंसी को 4 ही रखूं और हाइड्रोजन वगैरह को मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दूं, उसके जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा दूं, तो उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। जैसे देखो यार, मैं जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है ना। तो देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एटम है, जैसे कि ऑक्सीजन आ गई। जैसे मैं आपसे कहता CH3CH2OH, तो ये बेटा क्या है? ये आपका एल्कोहल है। देखो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा देखो यहाँ O भी आ रहा है। तो इसका मतलब सर, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि एटम कंटेंट होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कि सर वो डेरिवेटिव किसका है? हाइड्रोकार्बन का है। अच्छा अच्छा समझो, लेकिन एक बात का याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है। ऐसे मत कर देना कि सर कार्बन तो है और मैं CO2 लिख दूं, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ना ना ना, गलती मत कर देना, फिर आप गधे बन जाओगे। ये नहीं, CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मैं आपसे कहता CH2 क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये तो फिक्स है कि वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होना चाहिए। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो उसमें मस्ट है, उसके अलावा यदि कुछ हो एटम है तब भी सही है। लेकिन यदि आप कार्बन और हाइड्रोजन को ही यदि आपने हटा दिया, तब फिर आप गलत जा रहे हो। जैसे कोई हमसे कहेगा सर क्या पानी के बारे में बताओ यार, पानी क्या है? जल है तो कल है, जल है तो कल तो अच्छी बात है, लेकिन भैया इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन कहाँ है? सर ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। ठीक बात है क्या यार? बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको यही बात बताई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? वो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो सकते हैं। ठीक बात है क्या? और कार्बन कंटेंट जरूर होना चाहिए, हाइड्रोजन कंटेंट जरूर होना चाहिए किसी भी कंपाउंड में। मैं एक क्वेश्चन आपको यार करा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। कैटेनेशन से पहले जरा यहाँ देख लो, पहले जरा समझ लो यार जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहता, एक मैं एग्जांपल लेता H2O, एक मैं एग्जांपल लेता इसमें CH2, और मैं एक एग्जांपल यार यहाँ पर लेता क्या? CH4, और मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता CO2। एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं अपन यार, ठीक है ना। मैं एक लेते हैं यहाँ पर CH3CH2OH, और एक एग्जांपल में यहाँ पर लेता CH3CH3। मैं आपसे पूछता कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बताना है आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बताने कौन कौन से हैं। तो भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, टफ नहीं, मैंने इसलिए दिया था कि आप गधे ना बन जाओ, ठीक है ना। क्यों ना बन जाओ? क्योंकि आपको ये पता तो होना चाहिए कि यार उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं। तो जरा ए बताओ भैया, ए वाला जो ये है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं? क्योंकि सर ना तो इसमें कार्बन है, जब कार्बन है ही नहीं, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड किस बात का? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को होना मस्ट है।
ठीक बात है क्या। CH2 क्या ये है सर, ये भी नहीं, तो ये भी गलत हो गया अपना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। इसे मैं आपसे कहता CH4 मेथेन, तो ये सर है CO2, क्या CO2 होगा, डी वाला ऑप्शन। सर डी नहीं होगा, क्यों, इसमें हाइड्रोजन क्या है, मिसिंग। ठीक बात है क्या। ई होगा, होगा, एफ होगा, होगा। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको ये एकदम क्लियर हो गया है कि यार कार्बन कंटेंट कंपाउंड होना एकदम जरूरी है, ठीक है ना। चलो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। अब ये कार्बन की वो यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे, जो आपको 10th में कुछ टीचरों ने बताया होगा कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड पॉसिबल है कार्बन के। ऐसा अपने ग्रुप में कार्बन देखो, 14 ग्रुप में कौन कौन से हैं, जरा मुझे जरा बताओ जरा। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ये अपने ही ग्रुप में इतने सारे एलिमेंट है। ये सब 14th ग्रुप के एलिमेंट ही तो है, 14th ग्रुप एलिमेंट है ये, ठीक है ना। अब 14th ग्रुप एलिमेंट में क्या सारे के सारे कैटेनेशन शो करते हैं, क्या नहीं करते यार। कार्बन ही कैटेनेशन क्यों करता है शो, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी कार्बन की ही क्यों है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन की ही क्यों है, क्योंकि सर कार्बन कार्बन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड सीसी बॉन्ड होता है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी बेटा क्या होती है इसकी, हाई होती है, ठीक है ना, याद रखना यार इस बात को, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, आपसे पूछ सकता है कि कार्बन कैटनेशन क्यों शो करता है। अब असर्शन दे दिया, रीजन आ गया, तो सीसी बॉन्ड की एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ऐसे कहूं कि ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो सीसी बॉन्ड की एनर्जी, या तो मैं ऐसे कहूँ कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हाई स्ट्रेंथ है सीसी बॉन्ड की, ठीक बात है क्या। या तो मैं हाई स्ट्रेंथ बोल दूं, या फिर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात कर लूं। क्लियर बात है एकदम। असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आपसे फिर आपसे पूछ लेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो कार्बन की जो ये यूनिक प्रॉपर्टी जरा इन पे आते हैं। पहला नंबर है टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है यार, चार बॉन्ड बना रहा है टेट्रावेलेंट। कार्बन का बेटा कन्फिगरेशन क्या होता है, अब बहुत सारे गधे ऐसे होंगे जिनको अभी कन्फिगरेशन पता नहीं होगा। भैया 14th ग्रुप का कन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP2 होता है, ठीक बात है क्या। क्योंकि पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, देखो यदि आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता ना, तो फिर आप परमानेंट गधे हो यार। पी ब्लॉक का बेटा मतलब क्या हो गया कि सर NH2 NP1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक का। अब ये 14th ग्रुप है, 14th मतलब फोर्थ ए, ठीक है ना। तो चार ही तो होंगे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, तो दो चले गए एस में और दो अपने पी में चले गए यार, ठीक बात है क्या, बहुत बढ़िया। तो टेट्रावेलेंट है, तो इसका बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का, जरा देख लो। कार्बन होता है 6, तो 1s2 2s2 और 2p, कितना 2, 6 ही तो भरने, ठीक बात है यार। तो आउटर मोस्ट बेटा कितना है यहाँ पर, 2s2 2p, 2 आ गया, बहुत बढ़िया। तो सर चार बॉन्ड बना सकता है। अब इसकी जरा मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर लूं, इसके मैं एक्साइटेड स्टेट की जरा एक बार आपको बात समझा दूं कि कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है। तो स्पेस है नहीं नीचे में, यहाँ पर आपको बना बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा इसका, ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो 1s2 2s2 2p2 आ रहा है। तो देखो यार ये 2s और ये p बेटा कितने होंगे, तीन डिब्बे होंगे, मैंने बढ़ा दिए, तो एक दो और यहाँ पर दो, तो आउटर मोस्ट में दो ही तो हैं। तो यहाँ बेटा ये कोवेलेंसी अपनी कितनी शो कर रहा है, दो कर रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में दो करता है कोवेलेंसी शो, मतलब दो बॉन्ड बना सकता है। और जो आप देखते हो ना सर सी ने चार बॉन्ड बना लिए, वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, समझ गए ना। यदि ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, ठीक है ना, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। जो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है बेटा, वो क्या हो जाएगी, जरा देख लो। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बचा और तीन यहां पर आ गए यार, एक के दो, क्योंकि ये जंप कर गया, तो एक दो और ये तीन, तो बेटा खाली कितने हो गए, अब ये चार बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ। अभी यहाँ पर ऊपर ग्राउंड स्टेट में केवल दो ही अनपेयर्ड थे, अब यहाँ चार हो गए, तो यहाँ इसकी बेटा कोवेलेंस कितनी आ गई, चार आ गई। तो देखो यार ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये बेसिक फंडे जो आपको समझने, देखो यार बहुत डिटेल में मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको 11th से 12th में जाना है और आप गधे ना बन पाओ, आप परमानेंट ना बनो, इसके लिए ये सारी बातें अपन कर रहे हैं, ठीक बात है क्या। तो सर ये टेट्रावेलेंट है, चार बॉन्ड, पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, असर रीजन में क्वेश्चन पूछ लेगा, ट्रू एंड फॉल्स पूछ ले, उसमें चार ऑप्शन दे देगा,
कि बताओ भैया जो टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की, वो ग्राउंड स्टेट में होती है कि एक्साइटेड स्टेट में होती है? फिर आप कह रहे बताओ सर हमने तो रटा था, याद किया था कि टेट्रावेलेंट होता है, ये तो कभी किसी ने बताया नहीं, तो बता दे रहे कि चार होगा भैया। ठीक बात है क्या? बहुत बढ़िया। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की इसकी टेंडेंसी, उसको चार अपनी वैलेंसी पूरी करनी होती है, चाहे वो चार वैलेंसी सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के करे, या फिर डबल बॉन्ड बना के, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना के कर सकता है। वो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब बना सकता है। ठीक बात है क्या? कैटेनेशन क्या होता है? मैंने अभी अभी कैटेनेशन में बहुत आपको डिटेल बताया, और ये वेरी वेरी मोस्ट की पावर इन्फिनिटी इसलिए है क्योंकि जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो ये आपको असर्शन रीजन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कार्बन कैटेनेशन शो क्यों करता है। कैटेनेशन इसलिए करता है क्योंकि सीसी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होती है। ठीक बात है क्या? कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। जैसे देखो रेल में, जैसे आप देखो ट्रेन में, एक डिब्बे के बाद दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, ऐसे डिब्बे आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बिल्कुल वैसे ही कार्बन अपने से दूसरे कार्बन के साथ लिंक कर सकता है, और आगे ये बॉन्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ठीक बात है क्या? इसी को बेटा बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी बोलते हैं। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट इसमें आते हैं। क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल? अच्छा ये बात तो कर ली कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन की सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी भी है, और अब कैसे वो एक दूसरे कार्बन से लिंक करता है, उसके लिए आपके पास कुछ स्ट्रक्चर होंगे। तो पहला है भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि कैसे उस मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे शो करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब जहां एक फॉर्मूला लिखा होता है, जैसे मैंने बोल दिया मेथेन CH4, मैंने कोई बॉन्ड तो यहाँ पर दिखाया नहीं, केवल लिख दिया C और 4 H है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है बेंजीन का, तो C6H6, ये बेंजीन है। जैसे मैंने कहा एथेन, तो मैंने बेटा क्या लिख दिया, C2H6। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब मैं कोई बॉन्ड नहीं बनाता, कोई लाइन नहीं बनाता, कोई डॉट नहीं बनाता, केवल कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर लिख रहा होता हूं, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक बात है। अब आते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। जो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, इसको डैश फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा मेरे? डैश फॉर्मूला। डैश का है बोल रहे हो सर? डैश का मतलब जो जो ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रही है कार्बन, फिर वो ये लाइन, इसको बोलते हैं डैश। ऐसे फॉर्मूले जब एक बॉन्ड बना के शो किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक बात है क्या यार? चलो जरा मैं इसको जूम करता हूँ यार, इसको भी यार, मेरी खुद की फोटो बहुत छोटी आ रही है ना, तो थोड़ा सा इसको ना जूम कर लेते हैं यार। ठीक है, ओके। जेई का जुनून बरकरार रहना चाहिए भैया आपका। आगे आते हैं भैया, ठीक है। देखो डैश फॉर्मूला अब खत्म होगी। जैसे बेटा मैं मेथेन को कैसे लिखूं, चलो जैसे बेटा मुझे मेथेन को डैश फॉर्मूले लिखना है, तो कैसे लिखोगे सर? कार्बन और चार आप लाइन बना दो, इसे बेटा बोलते हैं डैश फॉर्मूला बोलते हैं। चार आपने बेटा क्या बना दी, लाइन बना दी, इसे बोलते हैं डैश फॉर्मूला। अच्छा एक होता है डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है बेटा? एक होता है डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसका मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब होता है डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वो आपने पढ़ा होगा, लुईस फॉर्मूला पढ़ा होगा ना यार, ठीक है ना, वही है ये, और कुछ नहीं। लुईस फॉर्मूला वाला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन के आप आउटर मोस्ट चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों आप लिख दो, एक स्टार, दो दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है क्या? ऐसे हाइड्रोजन के अपने आउटर मोस्ट में एक होता है, तो कह रहा भैया ऐसे हाइड्रोजन को लिख दो आप कि ये है हाइड्रोजन, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा एक हाइड्रोजन, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन और उसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? लेकिन यार डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत टाइम लगता है। ये तो एक मेथेन है, मान लो मैंने प्रोपेन दे दिया, ब्यूटेन दे दिया, हेक्सेन दे दिया, तो कितने सारे स्ट्रक्चर बनाओगे डॉट? तो सबसे गया गुजरा फॉर्मूला यही है, कोई इसको यूज नहीं करता, केवल पढ़ने के लिए मैंने आज आपको समझा दिया। ठीक है ना? अच्छा यार, दो पॉइंट जो है ना, ये मिलकर एक लाइन बनाते हैं, तो केमिस्ट्री में इसी लाइन को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड बोला करते हैं। ठीक बात है क्या? और जो ये आपको डॉट दिख रहे हैं, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना? तो एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बहुत बेसिक और डिटेल में चल रहा है यार, एक एक पॉइंट बता रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप गधे कितने हो, आपको नहीं पढ़ना तो फिर आपको नहीं पढ़ना इतना डिटेल में। केमिकल बॉन्डिंग भी इसमें थोड़ा सा मैंने शामिल कर ली, पी ब्लॉक भी थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना? तो थोड़ा समझते रहना साथ में। अब डबल बॉन्ड होंगे तो चार इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड तो छह इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है क्या यार? चलो आगे बढ़ते हैं।
कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्मूला कुछ और नहीं, कह रहा है कि बॉन्ड को हटा दो, बॉन्ड को हटा दो, और आप क्या करो, केवल और केवल वो चेन लिख दो आप, कार्बन की, हाइड्रोजन की। अच्छा, अब कुछ लोग आएंगे अभी, वो आइंस्टीन बनेंगे, कहेंगे सर आपसे गलती हो गई, आपसे भूल हो गई, आपने पहले कहा था कि यदि केवल कार्बन और उसके नंबर लिखे हुए हैं तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, अब आप कह रहे हो कंडेंस्ड बोलते हो। गधे हो क्या एकदम यार? है कंडेंस्ड में मैंने आपसे कहा कि चेन वैसी रहने दो कार्बन की, बस डैश हटा दो, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर लिखा जाता है। जैसे 6 कार्बन है तो आपने C6 लिखा हुआ है, इसको आपने ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि यार यहाँ पर CH3 फिर ये समझ गए ना कि CH2 ऐसे कहाँ लिखा आपने? आपने नंबर लिखा। जैसे C2H6 तो आपने इसको ऐसे नहीं, ऐसे कहाँ लिखा आपने? CH3 यदि CH3 लिख दिया तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। क्या है ये? कंडेंस्ड फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है ना। यदि आपने इसी को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कर दिया तो ये आपका डैश बन गया भैया। ठीक बात है क्या? पक्की बात एकदम। बहुत बढ़िया यार। आई होप कि अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी यार। नहीं आई हैं तो आप मुझे जरूर एक बार बता देना, ठीक है ना। चलो, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला बेटा क्या हुआ कि जो जो ये बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, आपने इन बॉन्ड को हटा दिया यार, उसके जगह आपने सीधे सीधे इनको लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपका कंडेंस्ड है। क्लियर है ना? जैसे बेटा यहाँ देखो, ये दो दो CH3 थे जो एक ही CS से जुड़े हुए थे, तो इसी इसी CS से दो CH3 आपने जोड़ दिए, CH2CH3, तो CH2CH3 लिख दिया आपने, वो बॉन्ड हटा दिया। आई होप कि आपको बेटा क्लियर हो गया होगा, ये भी एकदम सेम है। चलो, अब आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जो सबसे फेमस है, सबसे आसान है बनाना है इसको, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब थोड़ा सा अलग, एकदम आसान है यार। कुछ भी एक लाइन जिगजैग बना दो, वो कार्बन है। जहां जहां डॉट वो कार्बन, और जहां जो लाइन है वो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। तो कह रहा है कि बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन इन जिगजैग मैनर, जिगजैग मैनर, उसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। कह रहा कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट रिप्रेजेंटेड, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन नहीं शो किए जाते, ठीक है ना। अदर एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई एटम है तो उन्हें भले ही हम लोग उसमें लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन आपको लिखना पड़ेगा बीच में, ठीक है, बात है क्या। कह रहा एट द कॉर्नर एंड एज कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कह रहा कॉर्नर में और एजेस में कह रहा कार्बन प्रेजेंट होता है। मैं आपको और आसान बताता हूँ इस लैंग्वेज को। जहां जहां जंक्शन होता है, जहां दो लाइनें मिलती हैं, दो या दो से ज्यादा लाइन जहां मिले, वो अपना कार्बन है। या फिर एकदम कॉर्नर में है कोई तो वो अपना कार्बन है। अब मैं जरा समझाता हूँ। जैसे बेटा ये लिखा हुआ है, मैं जरा ऐसे बनाता हूँ, C2H6 लिखा हुआ है, तो ये C2H6 बेटा मेरा अभी क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। थोड़ा सा आपको अब और आसान लगेगा यार इस तरीके से, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैं C2H6 को मेरे बेटा यदि ऐसे लिख दूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये मेरा कंडेंस्ड फॉर्मूला है। क्या है ये? कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक बात है क्या यार? अब यदि मैं कार्बन और हाइड्रोजन यहां से गायब करूं, मतलब मैं इसमें ऐसे एक लाइन बना दूं बस, तो जरा देखना ध्यान से, जो ये कॉर्नर या टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है, तो ये मेरा कार्बन है। ये बेटा क्या है मेरा? कार्बन। ये मेरा क्या है बेटा यहाँ पर? कार्बन। और ये क्या है? ये मेरा बॉन्ड है, जो आपको डैश दिख रहा है, वो वाला डैश, ये जो डैश दिख रहा है ये मेरा बॉन्ड है। आप कहोगे सर जी आपसे गलती हो गई, हाइड्रोजन का है। गधे हो गए एकदम यार। हाइड्रोजन बढ़ाएंगे यार, कार्बन अपने बॉन्ड 4 बनाता है। ठीक बात है क्या? कार्बन अपने बॉन्ड 4 बनाया करता है। तो सर यदि यहाँ कार्बन है और एक बॉन्ड इसने बना दिया है लाइन ने, तो 3 बज गए। और मैंने कहा था यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन और हाइड्रोजन तो मस्ट है। तो सर यहाँ पे 3 क्या होंगे? अभी हाइड्रोजन भी होंगे। CH3 लिखा हुआ है ये। और यहाँ भी सर क्या लिखा हुआ है? CH3 लिखा हुआ है। तो आप CH3 लिखो, या फिर आप सीधे ऐसे लाइन बना दो, इसका मतलब भी बेटा ये क्या है? एथेन लिखा हुआ है। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन बोलते हैं। आई होप कि अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि सर का मतलब क्या है बताने का। अभी मैं आपको 4-5 स्ट्रक्चर बना के और दिखाऊंगा, तो चीजें और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा यार देखो, जरा एक बात और समझो। ये जब जब आप क्लास में होते हैं, ठीक है ना, तो फिर मतलब आपका रिस्पॉन्स आ रहा होता सामने से, ठीक है ना, तो चीजें और स्मूथ। अभी क्या है कि मैं पहले से ही
इफ, बट, नो, सब कुछ लेके साथ में ही चल रहा हूँ कि आप ये सोचोगे कि यार यहाँ ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ताकि कोई भी डाउट आपका यदि है मन में तो वो क्लियर हम लोग कर लें, ठीक है ना। और आपको भी इतनी ही शिद्दत से इसको पढ़ना है, अदरवाइज आप परमानेंट भी बन सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई, अब ये आपको यार दिख रहा होगा, जरा मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ यार, अच्छा लगेगा थोड़ा। एक मिनट रुको। अच्छा यार, दिख तो रहा होगा आपको, चलो ठीक है फिर, कोई दिक्कत नहीं, जूम नहीं हो रहा है। ओके, वापस आते हैं। अब देखो ये सारे के सारे नोटेशन यार ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये नोटेशन आपको दिख रहे होंगे यार, ठीक है ना। सर जैसे ये जो बना हुआ है ना, ये कंडेंस्ड फॉर्मूले लिखे हुए हैं इस साइड, और ये इसका बना हुआ है क्या, ये इसका बना हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक बात है क्या यार? बहुत बढ़िया। तो ये इसका बना हुआ है साथ में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्क्रीन, ठीक है। अब मैं आपको एक दो स्ट्रक्चर जरा बना के दिखाता हूँ यार, इसके अलावा भी, ठीक है ना, ये तो आसान, आपको समझ में आ ही गए होंगे तो अच्छी बात है। जरा ये देखो, जैसे बेटा मैंने ये बना दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ बेटा क्या लिखा हुआ है, एक दो, एक बॉन्ड बन रहा है पहले से, तो यहाँ ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन, तीन कार्बन दिख गए आपको। तो अब कार्बन की वैलेंसी चार, तो सर यदि ये जो आउटर वाला कार्बन है, इसका मतलब ये CH3 लिखा हुआ है, और ये देखो ये जो कार्बन है बीच वाला, इसने दो बॉन्ड पहले से बना लिए, तो दो बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब सर यहाँ पर दो हाइड्रोजन हेडेड है, ऐसे ही सर यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है। ठीक बात है क्या? बहुत बढ़िया यार। जैसे बेटा मैं ऐसे बना दूं, अब यार ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा बहुत आप भी इस पे दिमाग लगाओ, ऐसे मत कर देना कि सर केवल इसको देख लिया, सही चल रहा है, सही चल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन करते रहना। देखो बेटा कितने कार्बन है, एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा, जहां जहां डॉट दिख रहे हैं, जहां जहां आपको दो लाइन जुड़ती हुई दिख रही है, वो अपने कार्बन है। और टर्मिनल वाला कार्बन देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक बात है क्या बेटा? अब मैं इसी स्ट्रक्चर में आपसे यदि सब कुछ पूछ लूं कि कहाँ कहाँ पे कितने हाइड्रोजन, देखो ये जो टर्मिनल वाला है इसमें तीन हाइड्रोजन होंगे यार, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड से तो यहाँ पे जुड़ा है। जबकि जो ये वाला कार्बन है, ये कितनी इससे बेटा लाइन गई, दो लाइन गई, देखो जरा, इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, एक लाइन ये गई है और एक लाइन ये गई है, तो दो बॉन्ड पूरे कर दिए किसने, कार्बन वाले बॉन्ड ने, और दो इसमें हाइड्रोजन होंगे। ठीक बात है क्या? तो ये CH2 लिखा हुआ है। यहाँ बेटा क्या लिखा होगा, अपने आप समझ जाओ यार प्लीज, इसमें क्या लिखा होगा, इसमें बीच वाले में, सर ये चारों तरफ देखो यार, एक इस साइड, ऊपर नीचे, चार कार्बन से जुड़ा है, तो वैलेंसी पूरी हो गई। तो यहाँ केवल कार्बन लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है यार, ये CH2 लिखा हुआ है, ये CH3 लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, और ये बेटा क्या है, CH3। आई होप कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें और ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है, कतई ऐसा लगता है कि सर इसमें और डिटेल जाने की जरूरत है, तो मुझे आप एक बार जरूर बता देना कमेंट करके, ठीक है ना। चलो, मैं जरा एक साइकिल बना देता हूँ, और आसान करता हूँ आपके लिए। कंफर्ट होना चाहिए आपको 100% यार, ये बना क्या हुआ है, ठीक है ना। चलो, अब जरा मुझे बता दो भैया, प्लीज बता दो यार, यहाँ बेटा क्या लिखा है, ये कार्बन है एक, और ये अगल बगल येलो वाली दो लाइन से जुड़ा हुआ है। मैं इसको चलो बना ही देता हूँ पूरा स्ट्रक्चर इसका। तो इस वाले बेटा इसको मैं CH2 बोल सकता हूँ, ये CH2 तो लिखा हुआ है ऊपर, और एक बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ, बैलेंस चार हो गई। एक कार्बन ये लिखा हुआ बेटा, तो ये एक कार्बन, और देखो एक लाइन नीचे येलो वाली, एक ऊपर है, CH2 बना हुआ है। ये भी बेटा क्या है, CH2 देखो, क्योंकि दो लाइनें बनी इसमें, CH2। ये बेटा क्या है, CH2 है। ये क्या है यार, ये भी CH2 है। ये क्या है भैया, CH2 है। बना लो, बस बाकी लाइन जैसे जुड़ी जोड़ दो, बन गया, खत्म बात है। बहुत मुश्किल है क्या, आसान है, पक्की बात है। तो ये थे इसके नोटेशन, कैसे नोटेशन आपको बनाने हैं, एक एक बात मैंने डिटेल में आपको समझाई है। आई होप कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ, कैसे क्लासिफाई करें ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो अभी मैं आपको जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है, इसकी पूरी PDF आपको सेंड कर देता हूँ।
सो आप लोग इसको अच्छे से जिनको लिखना हो वो लिख सकते हैं। और बाकी तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में आपको सेंड ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और टेलीग्राम आपको पता ही है, जिनको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक लिंक भी शेयर कर रखा है। अबाउट में जाना, जब यूट्यूब के अबाउट में जाओगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी। और बाकी आप चाहो तो सर्च भी कर लेना कि केमिस्ट्री बाय रवि सेंसर। जैसे ही आप जाओगे टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपके पास टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। और वहां डेली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस समय, वरदान क्विज सीरीज जो चल रही है, उसको भी आप फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।